आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एस्पिरेंट एकेडमी पर। मूल अधिकार के अगली सीरीज़ में हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखेंगे। इसके पिछले पार्ट में मैंने देखा है समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकार दे रखे थे उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मूल अधिकार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अंबेडकर ने क्या कहा है आर्टिकल 32 को? संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संविधान की आत्मा अगर सिर्फ पूछा जाए, उसमें अंबेडकर जी का नाम न दिया जाए तो वहाँ पे आप प्रस्तावना को कहेंगे, लेकिन जब अंबेडकर का नाम आता है तो वहाँ पे संविधान की आत्मा और हृदय अनुच्छेद 32 को कहते हैं। अनुच्छेद 32 को हम संविधान संशोधन के द्वारा नहीं हटा सकते हैं। इसे संविधान संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता, अर्थात ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। मूल ढांचे का हिस्सा जो आया था वो केशवानंद केस में आया था, उसमें मूल ढांचे को संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। तो आर्टिकल 32 जो हमारा है ये मूल ढांचे का हिस्सा है। और इसमें क्या है, आर्टिकल 32 कहता है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। भाग 3 हम जानते हैं कि मूल अधिकार के बारे में चर्चा की गई है और भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसमें जो अधिकार दिए गए हैं इनको प्रवर्तित अर्थात लागू कराने के लिए अधिकार इसमें दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 32 जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं उनको खुद लागू कराने के लिए अपने आप में एक मूल अधिकार है। इसमें 4 उपबंध किए गए हैं। कौन कौन से? मूल अधिकार को लागू कराने हैं सुप्रीम कोर्ट गारंटी लेता है, पहला तो ये हो गया। यानी कि मूल अधिकार अगर उल्लंघन हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जिम्मेदारी लेता है कि मूल अधिकार लागू किए उसका हनन ना होने पाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार के संबंध में रिट जारी करने का अधिकार। जैसा कि हम जानते हैं कि रिट 5 प्रकार की होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार के रिट होते हैं। इसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में ही देख रहे हैं। अगला हमारा उपबंध है, संसद को ये पावर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जो अन्य न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जो अन्य न्यायालय हैं इनको रिट अधिकारिता प्रदान कर सकती है। यानी कि संसद को यह पावर है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अतिरिक्त जो न्यायालय हैं इनको भी रिट अधिकारिता प्रदान कर सकती है। अगला हमारा उपबंध है राष्ट्रीय आपात। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 352 में दिया गया है राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 में जो शक्तियाँ दी गई हैं उनके आधार पर अनुच्छेद 32 के तहत जो अधिकार प्राप्त हैं इनको निलंबित किया जा सकता है। यानी कि 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात लगता है और राष्ट्रपति को 359 के तहत जो शक्तियां प्राप्त हैं उनके आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 32 में जो अधिकार दिए गए हैं उनको निलंबित कर सकता है। तो भाग 3 में ये प्रदत्त अधिकारों को लागू कराने के लिए उपचार में इतने 4 उपबंध दिए गए हैं, तो उनके ये उपबंध आप देख लीजिएगा। अगला आर्टिकल हमारा है अनुच्छेद 33। इसमें क्या कहता है, संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह सैन्य बलों, खुफिया एजेंसियों, अन्य के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। संसद को ये पावर है, ये विधान मंडल या विधानसभा, विधान परिषद को ये पावर नहीं है, केवल संसद को ही ये शक्ति प्राप्त है। ये संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि ये सैन्य बलों, जितनी भी खुफिया एजेंसी होती हैं, पुलिस बल, सैन्य बल, सशस्त्र बल, इनको क्या होता है, इनके मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रतिबंध लगाने का कारण क्या हो सकता है? कारण है इसका
कारण इसका है अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन बनाए रखने के लिए संसद इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि जिस क्षेत्र में सैन्य कानून यानी कि मार्शल लॉ अगर लागू होता है वहाँ पर मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं। वहाँ पर संविधान का कोई हिस्सा या फिर जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है या विधि द्वारा कोई कानून है वहाँ पे लागू नहीं रहता है जब सैन्य कानून अर्थात मार्शल लॉ लगाया जाता है, और संसद इसको वैधता भी प्रदान करती है। इसको संसद वैधता भी प्रदान करती है। सैन्य कानून जहाँ पे लागू होता है वहाँ पे मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं। ये अनुच्छेद 34 है, इसको आप याद रखिएगा। सैन्य कानून, मार्शल लॉ और वहाँ पे मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं और संसद इसको वैधता प्रदान करती है। संसद के पास शक्ति है कि मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति प्रदान करे। अगर संसद को लगता है कि इस मार्शल लॉ के दौरान किसी को अत्यधिक नुकसान हुआ तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 35 के संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु कुछ शक्ति दी गई है। कौन कौन सी शक्ति आ गई है? आप अनुच्छेद 16 देखते होंगे कि लोक नियोजन में निवास की जो शर्त है वो सिर्फ संसद दे सकती है। लोक नियोजन में जो निवास की शर्त है ये संसद के पास कुछ पावर है। यहाँ पे लिखा है संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 35 आर्टिकल 16 का लोक नियोजन में जो निवास की शर्त है उनमें ये है संसद के पास ये शक्ति है, उसको लागू कर सकती है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संसद को मूल अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाना। जैसा कि मैंने अभी यहाँ तक देखा था, ये अनुच्छेद 32 का तीसरा उपबंध जो था यहाँ पर इनको लागू कराने, यानी कि संसद के पास कुछ पावर ऐसी होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों को भी रिट अधिकारिता प्रदान कर सकती हैं। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत 33 में ये उपबंध है कि संसद को सैन्य बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार, ये संसद को ही सिर्फ अधिकार, यहाँ पे सिर्फ संसद के अधिकारों की पावर की बात की गई है। यहाँ पे संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी, कौन कौन से मूल अधिकार? लोक नियोजन में निवास की शर्त पे, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाया जा सकता है, वो संसद की पावर है। 33 में कहा गया सैन्य बलों के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ देखा था। यहाँ पे सैन्य बलों आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 हमारा क्या कहता है कि मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति। तो ये अनुच्छेद 35 के अंतर्गत 4 उपबंध आते हैं जो मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ भी प्रतिबंध संसद अपना सकती है, कर सकती है। और यहाँ पे आप याद रखिए कि अनुच्छेद 32 जो है अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, और अनुच्छेद 32 को संविधान संशोधन द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। ये मूल ढांचे का हिस्सा है। इसका मूल ढांचे का हिस्सा है। मूल ढांचा का प्रावधान आया किस में था? ये आया था केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारतीवाद में आया था। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 30 तक तो हमने देखा, लेकिन उसके बाद हमने 32 से 35 तक का स्टार्ट करके ख़त्म कर दिया मूल अधिकार। लेकिन अनुच्छेद 31 का क्या हुआ? अनुच्छेद 31 जो हमारा है, आर्टिकल 31, संपत्ति के वंचन के खिलाफ अधिकार। वंचन के खिलाफ संपत्ति के वंचन के खिलाफ अधिकार है। जब देश आज़ाद हुआ था तो देश बहुत पिछड़े हुए गरीबी की स्थिति में था, कोई विकसित अवसंरचना नहीं थी। इसलिए क्या किया गया था, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनकी ज़मीनों को ले लिया जाता था और विकास करने के लिए जैसे बड़े बड़े डैम बनाए थे, रेलवे बनाया था, बड़े बड़े सार्वजनिक स्थल बनाए जाते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो मूल अधिकार का कह रहे थे कि मेरा हनन हो रहा है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाते थे। इसलिए इसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। उन्नीस 1978 में
अनुच्छेद 31 में संपत्ति के वंचन के खिलाफ, यानी कि आपकी संपत्ति से कोई वंचित नहीं कर सकता था। इसके लिए जब विकास के लिए, जो अवसंरचना के लिए जमींदारों की ज़मीन ली जाती थी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया और रखा कहाँ गया, इसे भाग 12 में रखा गया। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300A। एक चीज और आती है जो अनुच्छेद 19 में संपत्ति का अधिकार, उसमें भी दे रखा था। 19 इसे भी हटा दिया गया था। अब ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, ये एक विधिक अधिकार है, ये एक मूल अधिकार नहीं है। इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार से ये होता है कि आप इसको लेकर के, मूल अधिकार के हनन को लेकर के आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। आप इसको सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इसको एक प्रोसीजर के तहत अपनाया जाएगा। अगले पार्ट में हम देखेंगे अनुच्छेद 31 का डिटेल देखेंगे, अनुच्छेद 31A, 31B और 31C, और हम उसके अगले पार्ट में देखेंगे रिट।